सुजीत और कमला एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और वो दिन आ गया था। दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर रहे थे। तुम बहुत अच्छी दिख रही हो आज। तुम भी सुजीत, मैं बहुत खुश हूँ। आज से हम दोनों मरते दम तक साथ रहेंगे। हाँ, अब सिर्फ मौत ही हमें अलग कर सकती है। देखो कैसे एक दूसरे से नजर ही नहीं हटती है। पुराना प्यार है इनका, आज इनकी शादी हो जाएगी। सुजीत कमला को अपनी नई हवेली में ले जाता है। तुम्हें पता है, ये हवेली मेरे पिता के पिताजी ने एक राजा से खरीदा था। अब ये हमारी हवेली है। क्या सच में हम यहाँ रहेंगे? नरगिस तुम्हें ये हवेली पूरा घुमाएगी। और हाँ, तैयार रहना, कल रात को शादी की खुशी में माँ और पिताजी दोनों आएंगे। उन्हें तुम अपने हाथों से खाना खिला देना। ठीक है पतिदेव, ठीक है। ये हवेली तो सच में लाजवाब है। जी मालकिन, ये हवेली तो बहुत खूबसूरत है। अच्छा नरगिस, एक बात बताओ, यहाँ कोई ऐसी चीज है जिसे छूने से मना किया गया हो? हाँ, मगर आप ये क्यों पूछ रही हैं? अरे तुम बताओ ना, मुझे ये सब देखना बहुत पसंद है। हवेली के नीचे एक कमरा है जहाँ पर एक संदूक है, उसे छूना मना है। ठीक है, तो तय रहा। हम दोनों कल शाम को जाकर वो संदूक खोलेंगे और याद रहे, किसी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है मालकिन। अगले दिन शाम को कमला नरगिस को अपने पास बुलाती है और उसे लेकर हवेली के नीचे उस कमरे में जाती है जहाँ पर वो संदूक रखा होता है। ला, इसे खोलने की चाबी दे। मगर मालकिन, कुछ हो गया तो? मैंने सुना है ये संदूक राजा की पत्नी का था जो काला जादू करती थी। अरे दे ना, कुछ नहीं होगा। खोलकर सिर्फ देखेंगे इसके अंदर क्या है। जल्दी दे। मेरे सास ससुर दोनों ही घर आ चुके हैं, मुझे जल्दी जाकर उनके लिए खाना भी बनाना है। जल्दी दे। जैसे ही कमला संदूक को खोलती है, उसमें से आवाज आती है, छूट गई मैं, छूट गई मैं। चुड़ैल कमला के शरीर में घुस जाती है और कमला एक ही जगह पर बैठी होती है। मालकिन, चलिए यहाँ से जल्दी, हमें यहाँ से जल्दी जाना होगा। कमला जरा भी नहीं हिलती, मानो उसके कानों में कोई आवाज ही नहीं गई हो। नरगिस उसे बुलाती रहती है। मालकिन, मालकिन, चलिए, मैं विनती करती हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। कमला एक चुड़ैल में बदल गई थी। उसके दांत बड़े खूंखार हो गए थे। नरगिस कमला को देखकर चीखती है। कमला नरगिस के ऊपर चढ़ जाती है और उसका गला पीछे मोड़ देती है। घर में अभी कमला की सास और ससुर आए हुए थे। बेटा, बहू कहाँ है? बहू को बुला लो बेटा, बहुत भूख लग रही है। हाँ पिताजी, अभी बुला कर लाता हूँ। ये कमला कहाँ रह गई? तभी कमला वहाँ घूंघट पहनकर अपने हाथों में एक बड़ी थाली लेकर आती है। आ गई कमला, खाना लेकर आ गई। आओ बेटा, आओ, तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे हम। कमला थाली अपनी सास के सामने रखती है। जैसे ही उसकी सास वो थाली खोलकर देखती है, मानो उसके होश उड़ जाते हैं। थाली में नरगिस का सिर रखा होता है और कमला अपना पल्लू हटाती है। कमला, ये तुम्हें क्या हो गया? बेटा सुजीत, चलो भागो यहाँ से। पक्का कमला ने उस प्राचीन संदूक को खोल दिया होगा। कमला अपनी सास को खाने लगती है और बाकी सब समय का फायदा उठाकर हवेली से बाहर निकल जाते हैं। मेरी पत्नी, मेरी पत्नी! अब कमला का क्या होगा पिताजी? बेटा, कमला के अंदर जो प्रेत घुसा है
ये कोई ऐसा वैसा प्रेत नहीं है, कई सालों पहले का प्राचीन प्रेत है जिसे उस संदूक में कैद कर दिया गया था। उसे अब कमला के अंदर से कैसे निकालना है वो तो सिर्फ जुम्बा पहाड़ के नीचे बैठे तांत्रिक को ही पता होगा। अगर ऐसा है तो मैं अभी उन्हें खत लिखकर भेजता हूँ। सुजीत जुम्बा पहाड़ के नीचे बैठे तांत्रिक को खत लिखकर भेजता है। खत तांत्रिक के पास पहुंच जाता है। ये कैसा खत है? ये खत किसी सुजीत ने आपके पास भिजवाया है। तांत्रिक हवेली के पास पहुंचते हैं जहां पर सुजीत और उसके पिता भी होते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तांत्रिक जी, हमारी मदद कीजिए। मेरी नई नई शादी हुई थी और अब ये हो गया, मेरी माँ भी चल बसी। फिक्र मत करो बेटा, मैं पूरी कोशिश करूंगा उस प्रेत को बाहर निकालने की। उसे हम कमला के अंदर से कैसे निकाल सकते हैं वो हमें उसके संदूक के अंदर देखने के बाद ही मालूम पड़ेगा। उसमें जरूर ऐसी वस्तु होगी जिससे वो फिर से कैद हो सकेगी। हमें बस उस संदूक तक पहुंचना है। सुजीत और उसके पिता दोनों तांत्रिक के साथ हवेली में घुसते हैं। आप लोग सच में मेरे साथ आना चाहते हैं? हाँ, मैं आपके साथ ही आऊंगा। पिताजी आप जाइए, मैं पहले ही अपनी पत्नी को खो चुका हूँ। मैं अपने बेटे और बेटी को नहीं खोना चाहता। दोनों ही तांत्रिक के साथ हवेली में प्रवेश करते हैं। हवेली में घुसते ही वो देखते हैं कि हवेली का सारा सामान तहस नहस हो चुका है। फिर उन्हें कमला की आवाज सुनाई देती है। इसे बचाने आए हो? नहीं बचा पाओगे तांत्रिक। ये लो छोटा सा तोहफा मेरी तरफ से। कमला अपनी सास का गला तांत्रिक के पांव पर फेंकती है। अपने आप को संभालो बेटा, अपने आप को संभालो। आज हम इसका खेल यहीं खत्म कर देंगे। हमें उस संदूक के पास जाना होगा। सुजीत, क्या तुम्हें उस संदूक का रास्ता पता है? हाँ, मुझे पता है। हवेली के नीचे जो कमरा है उसी में वो संदूक है। ठीक है, संदूक के पास पहुंचते हैं। सुजीत तांत्रिक को नीचे जाने का रास्ता बताता है और तीनों साथ में हवेली के नीचे वाले कमरे में जाने लगते हैं। बीच रास्ते में ही अचानक से कमला आ जाती है। कमला जैसे ही हमला करती है, सुजीत के पिता उसे पकड़ लेते हैं। आप लोग जाइए, मैं इसे रोक कर रखता हूँ जब तक मैं इसे रोक सकता हूँ। जाओ सुजीत, तांत्रिक जी के साथ जाओ। पिताजी नहीं। सुजीत बेटा, जल्दी चलो, यहाँ से चलो, हमें उस संदूक तक पहुँचना होगा। सुजीत के पिता कमला को रोक कर रखते हैं। नहीं, मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। तो ठीक है, जान ही दे दो। कमला सुजीत के पिता के पेट से अपना हाथ आर पार कर देती है। तब तक तांत्रिक और सुजीत दोनों ही संदूक के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही वे लोग संदूक खोलते हैं, उन्हें उसमें एक बांसुरी दिखाई देती है। समझ गया, कमला के अंदर से वो प्रेत निकल जाएगा अगर हम इस बांसुरी को बजाएंगे तब। जैसे ही कमला यहाँ आ जाएगी वैसे ही आप इस बांसुरी को बजाने लगिएगा और जैसे ही वो इस संदूक में आ जाएगी मैं संदूक को बंद कर दूंगा। तांत्रिक संदूक से बांसुरी को निकालते हैं, मगर जैसे ही वो बांसुरी को बजाने जाते हैं उतने में ही कमला अपने तेज नाखूनों से तांत्रिक के गले पर वार कर देती है और बांसुरी भी टूट जाती है। सुजीत, अपना ध्यान रखना बेटा। तांत्रिक जी नहीं। अब मैं कभी कैद नहीं होंगी और ये शरीर भी नहीं छोड़ूंगी। कमला, मुझे पता है तुम मुझे सुन सकती हो। इस प्रेत को अपने साथ और मत खेलने दो। मेरी मदद करो सुजीत, प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं, कभी नहीं।
छोड़ दो कमला को, छोड़ दो प्रेत। कमला, अगर तुम मुझे सुन रही हो तो कोशिश करो, अपने आप को होश में लाने की कोशिश करो। मैं तुम्हें मार दूंगी। कमला सुजीत को मारने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करती है, मगर वो अपना शरीर हिला नहीं पाती है। कमला अंदर से पूरी कोशिश करती है कि वो प्रेत से अपना शरीर वापस ले आए। बहुत खूब कमला, ऐसे ही कोशिश करती रहो। आज मैं तुम्हें फिर कैद कर दूंगा प्रेत। सुजीत हनुमान चालीसा का जाप करने लगता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। एक बड़ी चीख के साथ वो प्रेत कमला से बाहर आकर उस संदूक में कैद हो जाती है और कमला अपने असली रूप में आ जाती है। सुजीत, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कमला, तुम ठीक तो हो ना? सब कुछ खो दिया हमने, माँ और पिताजी दोनों चल बसे। सब मेरी वजह से हुआ, उन्हें मैंने मारा है। कमला, तुमने नहीं, उस प्रेत ने उन लोगों को मारा है। चलो, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। सुजीत और कमला अपने माता पिता और तांत्रिक का अंतिम संस्कार करते हैं और वे हवेली छोड़कर हमेशा के लिए दूर चले जाते हैं और वो प्रेत अभी भी उस संदूक में ही कैद है। वो एक पहाड़ी के वन के बीच बना हुआ बहुत ही सुंदर घर था। मुखिया उस घर की साफ सफाई करवा रहा था। एक व्यक्ति मुखिया की ओर देखकर, इस बार यहाँ रुकने के लिए कौन आ रहा है मुखिया जी? अपने काम पर ध्यान दो देवा, तुम्हें इस बात से क्या मतलब? मुखिया जी, इस घर को बरसों पहले अंग्रेजों ने इस पहाड़ी पर बनवाया था, जो कि अब हमारे गांव में एक गेस्ट हाउस के रूप में बन चुका है। आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ। क्या आपने उन्हें हमारे गांव की दंत कथाओं के बारे में बता दिया है? नहीं, अभी मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। आज शाम को मैं उन्हें इस बारे में बता दूंगा। मुखिया जी, ध्यान रखिएगा कि उन्हें बताना नहीं है, बल्कि उन्हें सचेत करना है, और इसी में उन सब की भलाई है। इतना बोलकर देवा अपने काम में लग गया और मुखिया के घर के बाहर आकर खड़ा हो गया। तभी एक लग्जरी कार उस घर के सामने आकर रुक गई। उस कार के अंदर से 5 लोग निकलकर बाहर आकर खड़े हो गए। मिस मोना अपने चारों साथियों की ओर देखकर बोली, देखो, मैं यहाँ पर पहले भी आती जाती रही हूँ, तो ये सारा इलाका मेरा जाना पहचाना है, मगर तुम चारों मेरे साथ पहली बार आए हो, इसीलिए यहाँ पर कुछ भी उल्टा सीधा करने की मत सोचना, क्योंकि तुम इस गांव के नियम और परंपराएं नहीं जानते। मिस मोना की बात सुनकर अंशुमन हंसता हुआ बोला, मिस मोना, हम चारों आपके बिजनेस पार्टनर हैं, लेकिन आप तो हमें ऐसे समझा रही हैं जैसे कि आप हमारे क्लास टीचर हो। मिस मोना मुस्कुराती हुई लिली की ओर देखकर बोली, लिली, ये तीनों मेरी बात मानेंगे नहीं, सिर्फ तुम्हारी ही बात मानते हैं ये, तुम जरा इन पर नजर रखना। मिस मोना, अब सारी नसीहतें हमें इस घर के बाहर ही देती रहेंगी या अंदर भी चलेंगी? हाँ मिस मोना, 17 घंटे के ट्रैवल ने हमारी कमर तोड़ कर रख दिया है। तभी मुखिया तेज कदमों से चलता हुआ उन सब के पास आकर, आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना। आपके कहने के मुताबिक मैंने इस घर की पूरी साफ सफाई करवा दी है। मुखिया की बात सुनकर वो सभी लोग घर के अंदर चले गए। मिस मोना मुखिया की ओर देखकर बोली, हमारे चाय के बागान के क्या हाल है मुखिया जी? हमेशा की तरह सही है मोना जी। ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है मुखिया जी। अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं इस बिजनेस को हैंडल नहीं कर पाती। आप तो हमारी पहाड़ी इलाकों की दंत कथाओं से वाकिफ हैं, लेकिन आपके ये पार्टनर पहली बार आए हैं, तो कृपया इन्हें बता दीजिएगा कि शाम के समय ये पहाड़ों में ना घूमें।
यही इनके लिए बेहतर रहेगा। इतना कहकर मुखिया घर से बाहर चला गया। मुखिया के जाने के बाद मिस मोना की आंख लग गई। वो सोफे पर ही सो गईं। खाने के बाद राज और अंशुमन टहलते हुए बहुत दूर तक निकल आए थे। मुझे लगता है हम दोनों टहलते हुए काफी दूर तक निकल आए हैं। सही कहा यार, पहाड़ों में घूमने का यही फायदा होता है कि वक्त और दूरी का पता ही नहीं चलता। अचानक उन दोनों के कानों में किसी लड़की के गुनगुनाने का स्वर टकराया। इतने मधुर स्वर को सुनकर वो दोनों उस लड़की की आवाज में खो गए। इतनी मधुर आवाज में ये कौन गुनगुना रही है? तुमने शायद ठीक से गौर नहीं किया, उसकी आवाज में एक उदासी है। हमें जाकर देखना चाहिए। अंशुमन और राज आवाज की दिशा की ओर बढ़ गए। कुछ ही देर में वो दोनों एक पेड़ के नीचे आकर खड़े हुए। वहाँ पर एक 14 वर्षीय गांव की एक सुंदर सी लड़की थी। वही लड़की अपनी मधुर आवाज में गीत गुनगुना रही थी। कौन हो तुम? तुम्हारी आवाज तो बहुत ही सुरीली है। मैंने शहर में बहुत सारे गायकों के गीत सुने हैं, लेकिन यकीन मानो इतनी मधुर आवाज मैंने कभी नहीं सुनी। और तुम्हारी आवाज में ये उदासी कैसी है? अंशुमन की बात सुनकर वो लड़की उन दोनों को बहुत गौर से देखने लगी। उसके घूरने का अंदाज उन दोनों को बहुत ही अजीब सा लगा। अंशुमन राज की ओर देखकर बोला, ये हम दोनों को ऐसे क्यों घूर रही है? अंशुमन ने इतना कहा ही था कि अचानक वहाँ पर बहुत तेज हवाएं चलने लगी। कुछ ही पलों में उन दोनों के सामने एक बेहद भयानक दिखने वाली कंकाल नुमा लड़की अपनी लाल लाल आंखों से उन दोनों को खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। अपनी जान बचाकर भागो राज, ये तो कोई खौफनाक डायन लगती है। राज और अंशुमन वहां से भागने ही वाले थे कि तभी उस लड़की ने तुरंत अंशुमन को दबोच लिया। उसके हाथों की उंगलियां बहुत ही लंबी और नुकीली हो चुकी थी। उसने अपनी पैनी और धारदार उंगलियां अंशुमन के सीने में गाड़ दी। अंशुमन की चीख पहाड़ों में गूंज गई। इस भयानक दृश्य को देखकर राज अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर वहां से भागने लगा। अचानक उसका पैर किसी पत्थर से टकराया और वो बेहोश हो गया। अगली सुबह उसे होश आया और राज दौड़ता हुआ गेस्ट हाउस में पहुंच गया। राज, तुम रात भर कहाँ थे? अंशुमन कहाँ गया? तुम्हें पता भी है, तुम दोनों की चिंता में हम तीनों रात भर ठीक से सोए भी नहीं। हमने तुम दोनों को ढूंढने के लिए गांव वालों से मदद भी मांगी, मगर गांव वालों ने रात में मदद करने से इनकार कर दिया। अंशुमन कहाँ है? राज कपकपाती हुई आवाज में उन सबको वो भयानक घटना बताने लगा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है राज, तुम जानते भी हो तुम क्या बोल रहे हो। सच सच बताओ, रात में कौन सी मूवी देख कर आए हो? मेरा एक एक शब्द सच्चा है। उस भयानक डायन लड़की ने मेरी आंखों के सामने अंशुमन को मार डाला। बस बहुत हो गया राज। लिली मिस मोना की ओर देखकर बोली, मिस मोना, मुझे लगता है कि हमें पुलिस में कंप्लेंट लिखानी चाहिए। नहीं लिली, हम सबको गांव के मुखिया के पास चलना चाहिए। इस गांव के मुखिया की पुलिस से ज्यादा चलती है। पुलिस भी मुखिया की मदद के बगैर इस गांव में कुछ नहीं कर सकती। चलो मेरे साथ। वो सारे लोग कार के अंदर बैठ गए और कार गांव की ओर दौड़ा दी। दरअसल इस पहाड़ी गांव में बरसों से चली आ रही कुछ दंत कथाएं हैं। कैसी दंत कथाएं? पहाड़ों की दंत कथाओं के अनुसार अगर भूख से तड़पते हुए किसी लड़की की मौत हो जाती है या फिर जिस लड़की को ज्यादा प्रताड़ित किया गया हो उस कारण उसकी मौत हो जाती है, तो वो पहाड़ों में आत्मा बनकर भटकती है। अजीब बात ये भी है कि कहा जाता है कि कोई इन पहाड़ों पर एक बच्ची का रूप धारण करके गीत गुनगुनाती रहती है। अगर कोई उसकी आवाज सुनकर उसके पास चला जाए तो फिर वो अपने भयानक रूप में आकर उसे मार देती है।
और राज ने हमें बिल्कुल वैसा ही बताया। वो मुखिया के घर के बाहर खड़े हुए थे। आप सबके चेहरे पर ये परेशानी कैसी? सब कुछ ठीक तो है ना? तभी मुखिया के घर पर दौड़ता हुआ देवा आ गया और घबराता हुआ मुखिया की ओर देखकर बोला, मुखिया जी, हमारे गांव के कुछ व्यक्तियों को जंगल में बड़ी ही भयानक अवस्था में एक लाश मिली है। लाश की हालत देखकर लगता है कि उसे अचेरी ने मारा है। देवा की बात सुनकर मुखिया की आंखों में डर के साए लहराने लगे और वो डर भरी नजरों से मिस मोना की ओर देखने लगा। मिस मोना घबराते हुए बोली, कल रात अंशुमन और राज खाने के बाद बाहर चले गए थे और रात भर नहीं आए। सुबह राज ने आकर बताया कि एक बहुत खतरनाक दिखने वाली डायन ने अंशुमन को मार दिया। मुझे तो अब वाकई डर लगने लगा है मुखिया जी, कहीं वो लाश अंशुमन की तो नहीं। मुखिया के बोलने से पहले ही देवा चीखते हुए बोला, ये सब, इसका मतलब इसने और इसके दोस्त ने अचेरी के गुनगुनाने की आवाज सुनी थी। एक तो मर चुका है, इसकी मौत भी पक्की है। इससे पहले कि अचेरी इन दोनों को सीढ़ी बनाकर हमारे गांव में कदम रखते, हमें स्वयं ही इसे मार देना चाहिए। बकवास मत करो देव, ये तुम्हारे गांव का कोई आम व्यक्ति नहीं है जिससे तुम लाठी डंडों से पीट पीट कर मार दो। ये सब शहर के लोग हैं। अगर हम में से किसी ने इनका कुछ भी बिगाड़ा तो शहर से पूरा पुलिस फोर्स आ जाएगा। इतना बोलकर मुखिया मिस मोना की ओर देखकर बोले, मिस मोना, मैंने आपको चेतावनी दी थी कि अपने नए मेहमानों को हमारे पहाड़ों की दंत कथाओं के बारे में अवगत करा दीजिएगा, लेकिन शायद आपने मेरी बात ठीक से सुनी नहीं। मुखिया जी, मेरी बात का विश्वास कीजिए। मुझे लगा कि ये सिर्फ गांव की पुरानी दादी नानी की कहानियां हैं। तुम शहर वाले इस बात को नहीं समझते और बेवकूफी में अपनी ही मौत को दावत दे देते हो। अचेरी एक बहुत ही भयानक आत्मा होती है। उसकी नजर अगर किसी भी इंसान पर पड़ जाए ना तो वो उसे जीवित नहीं छोड़ती। मुझे लगता है हमें उस लाश को देखने जाना चाहिए। कम से कम पता तो लगे कि वो लाश अंशुमन की है या किसी और की है। चलो मेरे साथ। कुछ घंटे बाद वो एक पहाड़ी जंगल में खड़े हुए थे। उन सब के सामने अंशुमन की लाश बड़ी ही खराब अवस्था में पड़ी हुई थी और देव आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देख रहा था। ओह माय गॉड, ये तो अंशुमन की ही लाश है। कितनी बेदर्दी से इसे मारा गया है। अब मैं इसके परिवार वालों को क्या जवाब दूंगी। मिस मोना ने इतना कहा ही था कि तभी देवा की चीख उन सब के कानों में टकराई। तुम सब लोग यहाँ आओ। देवा की बात सुनकर सभी देवा की ओर चले गए, सिवाय राज को छोड़कर। उन सब ने देखा कि एक पेड़ पर राज का कटा हुआ सिर लटक रहा था और उसका धड़ झाड़ियों में बड़ी ही खराब अवस्था में पड़ा हुआ था। इस भयानक दृश्य को देखकर उन सब की आंखें फटी की फटी रह गईं। ओह माय गॉड, इसका मतलब कल रात राज भी मर चुका था। अगर राज मर चुका है तो फिर हमारे साथ जो है वो कौन है? वो कोई और नहीं बल्कि अचेरी है जो हमें धोखे से यहाँ तक खींच लाई। हम में से कोई भी अब जीवित नहीं बचेगा। और राज उन सब के सामने आकर खड़ा हो गया। अचानक राज का चेहरा एक भयानक औरत में परिवर्तित हो गया, जिसका सिर्फ कंकाल ही दिखाई दे रहा था। उसने अपनी भयानक आंखों से जैसे ही मिस मोना की ओर घूरा, अचानक मिस मोना के शरीर के परखच्चे उड़ गए। आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है? ये समय इन सब बातों का नहीं है, बल्कि अपनी जान बचाने का है। भागो यहाँ से लिली। लिली और विकी अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर वहां से भागने लगे। अचानक विकी के कानों में लिली के चीखने की आवाज टकराई। विकी ने जैसे ही पलटकर देखा तो उसके पीछे कोई नहीं था। लिली, क्या हुआ तुम्हें? कहाँ हो तुम? मेरी बात का जवाब दो। तभी विकी के कानों में लिली की आवाज टकराई। मैं तुम्हारे ही पीछे हूँ विकी। आखिर तुम क्यों भाग रहे हो?
राज ने जैसे ही देखा तो लिली उसे रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराकर देख रही थी। तुम अचानक से कैसे मुस्कुराने लगी? हमारे रास्ते के तीनों कांटे निकल गए। मुस्कुराऊं नहीं तो और क्या करूं? सोचो विकी, हम 5 बिजनेस पार्टनर्स थे, जिसमें से 3 खत्म हो गए हैं और अब सारी प्रॉपर्टी सिर्फ हम दोनों की है। हम दोनों मजे से अपनी जिंदगी बिताएंगे। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? विकी ने इतना कहा ही था कि तभी विकी के कानों में देवा की आवाज टकराई। वो लिली नहीं, बल्कि कोई और है। अगर मेरी बात का विश्वास नहीं होता तो जरा ऊपर की ओर नजर मारो। देवा की बात सुनकर विकी ने जैसे ही ऊपर की ओर देखा तो उसने देखा कि लिली एक पेड़ के ऊपर लटक रही थी। उसके सीने में एक लकड़ी का नुकीला डंडा गड़ा हुआ था। विकी भयभीत आंखों से अपने सामने खड़ी हुई लिली को देखने लगा। अचानक लिली का चेहरा एक भयानक कंकाल में परिवर्तित हो गया। उसने अपने नुकीले पंजे विकी के सीने में गाड़ दिए। विकी की एक जोरदार चीख फिजा में गूंज गई। मुखिया देवा की ओर देखकर बोला, हम दोनों ने रक्षा कवच पहना हुआ है। शायद इसी वजह से अचेरी हम दोनों पर हमला नहीं कर रही। इससे पहले कि रात हो जाए और इसकी शक्ति 2 गुनी हो जाए, हमें यहाँ से भागना चाहिए। आप सही कह रहे हैं मुखिया जी। देवा और मुखिया दौड़ते हुए वहां से अपने गांव की ओर आ गए। अगले दिन उन चारों के शव जंगल में बड़ी ही खराब अवस्था में मिले।